हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जो फ़िल्म लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के सामने, ये फ़िल्म भी यकीनन आपने जो है अपने सैटेलाइट चैनल पर शायद आज से कुछ मे बी 20 साल पहले, 20 साल भी क्यों, शायद 15-17 साल पहले इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल पे आते हुए बहुत देखा होगा। और इसका जो एक गाना है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस हुआ था। हालांकि वो एक मोटिवेशनल सॉन्ग था और बड़ा खूबसूरती से वो गाना जो था वो बनाया गया था, और आपने उस गाने को कई बार रेडियो स्टेशन पर भी सुना होगा और अपने वॉकमैन में भी सुना होगा या अपने मोबाइल पर भी सुना होगा। वो गाने के बोल थे कि ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे झुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा दिल तो क्या। तो ये जो गाना है ये इसी मूवी का है। एक्चुअली इस मूवी के बारे में जो मैं बात भी कर रही हूँ वो इसी गाने की वजह से है, क्योंकि एकाएक मुझे इस गाने की याद आई, और जब मुझे इस गाने की याद आई तो ये फ़िल्म किस फ़िल्म का गाना है मुझे याद आया। तो मैंने सोचा कि चलो इस फ़िल्म को देखा जाए, क्योंकि जिस वक्त ये फ़िल्म आई थी जाहिर सी बात है कि ये जो एक कहते हैं ना, एक पैरेलल सिनेमा जिसे कहते हैं, एक आर्ट सिनेमा आप कह लो, चाहे ऑफ बीट सिनेमा कह लो, ये उन्हीं कैटेगरी में ये फिल्में आती हैं। और ऐसी फिल्मों को जो है उन फिल्मों में जगह नहीं मिलती है जो मासेस में दूसरी हीरो हीरोइन की फिल्मों को जगह मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी फिल्में आती हैं, इनको एप्रिसिएशन भी बहुत मिलता है, अवार्ड्स भी मिलते हैं, रिस्पेक्ट भी मिलता है, लेकिन इन फिल्मों को उस तरीके से इन्जॉय नहीं किया जाता जिस तरह से मसाला फिल्मों को एंजॉय किया जाता है। जाहिर सी बात है मसाला फिल्म में हर एक एलिमेंट को मिक्स किया जाता है, लेकिन इस तरह की जो फिल्में होती हैं उसमें जो है एक ही पर्टिकुलर मुद्दे को ही लेकर कहानी बनाई जाती है, और उसी के इर्द गिर्द जो है एलिमेंट्स दौड़ते हैं, भागते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, जिसे देखकर जो है कहानी में और सीरियसनेस ही दिखाई देती है। कोई ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान हट जाता है, बल्कि और ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। अगर कुछ हल्के फुल्के मोमेंट्स होते भी हैं तो वो ऐसे नहीं होते हैं कि बिल्कुल आप जैसे एक मसाला मूवी में होते हैं। तो खैर, ये जो फिल्म है, इस फिल्म की जो कहानी है, कहानी से पहले मैं बताना चाहूँगी कि इस फिल्म के जो निर्देशक हैं वो नागेश कुकनूर साहब हैं। नागेश कुकनूर साहब ने हमेशा से कुछ अलग तरह का सिनेमा देने की कोशिश की है, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। उनकी एक बहुत चर्चित फिल्म थी इकबाल, जिसमें थे श्रेयास तलपड़े। जी हाँ, श्रेयास तलपड़े जो हैं वो इस फिल्म में भी हैं जिस फिल्म के बारे में मैं ज़िक्र कर रही हूँ। और इस फिल्म का चलिए मैं नाम आपको बता ही देती हूँ, हालांकि थंबनेल से, टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ फिल्म डोर के बारे में, जिस फिल्म में आयशा टाकिया हैं, गुल पनांग हैं, और इसके डायरेक्टर के बारे में तो मैं बात कर ही रही हूँ, नागेश कुकनूर साहब। तो बहुत ही अलग तरह की फ़िल्में इन्होंने बनाई हैं। और श्रेयास तलपड़े की अगर मैं बात करूं तो श्रेयास एक चाइल्ड आर्टिस्ट भी रह चुके हैं। उन्होंने कुछ सीरियल में भी काम किया है, और वो छोटे मोटे रोल भी फिल्मों में किया करते थे। जैसे एक अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अर्जुन रामपाल, परेश रावल की एक मूवी आई थी आँखें करके, उसमें भी एक छोटे से किरदार में दिखाई दिए थे श्रेयास तलपड़े। लेकिन उनको एक बाल मूवी से बहुत ज़्यादा पहचान मिली, बहुत ही ज़्यादा जो है उनको एप्रिसिएशन मिला, अवार्ड्स मिले, जिसकी वजह से श्रेयास का जो करियर है वो इतना आगे बढ़ा कि फराह खान ने उन्हें ओम शांति ओम के लिए शाहरुख खान के दोस्त का किरदार निभाने का मौका दिया। तो ये तो श्रेयास के बारे में बात हो गई। और श्रेयास कुछ समय पहले अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी चर्चा में थे। हालांकि अब वो आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उनके हेल्थ को लेकर एक बड़ी अपडेट हमें पता चली थी कुछ साल भर पहले शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
तो ये तो हो गई हमारे श्रेयास तलपड़े के बारे में बात हो गई। अब मैं बात करूँगी आयशा टाकिया के बारे में। तो आयशा टाकिया कौन है, आप सब जानते हैं। आयशा टाकिया ने बहुत ही, उनका करियर चाइल्ड आर्टिस्ट से शुरू हुआ और जो है उनका जो करियर है वो 2008 में आते आते ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने शादी कर ली। और शादी के बाद तो उनकी शादी का जो हुआ सो हुआ, उनकी शक्ल सूरत का क्या हुआ वो भी आप लोग जानते हैं कि भाई उनको अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो शायद प्राइवेट करना पड़ा या कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा, क्योंकि जो उनकी शक्ल सूरत है वो इतनी आज की तारीख में चेंज हो चुकी है। क्योंकि अब बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने सर्जरीज़ वगैरह करवाई है जिसकी वजह से, अब खैर ठीक है, वो इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन अगर मैं आयशा टाकिया को बात करूं तो आयशा टाकिया बड़ी ही मासूम सी और बड़ी ही प्यारी सी दिखने वाली, एक गुड़िया जैसी लगने वाली एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, जिनको हम लोग काफ़ी देखा करते थे शाहिद कपूर के साथ। और इनकी एक टार्जन मूवी भी आई थी, बहुत सारी फिल्में इन्होंने की थी। और इन्होंने अक्षय कुमार के साथ भी 8/10 मूवी में भी काम किया। इन्होंने जो है बहुत सारी फिल्मों में काम किया। सलमान खान की फिल्म जो आई थी वांटेड, उसमें भी ये थी। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन वही वाली बात है कि इनकी जो करियर है वो ख़त्म हो गया एक तरीके से, और बड़े बुरे लेवल से ख़त्म हुआ कि ये आज की तारीख में जो हैं एक बच्चे की माँ बन चुकी हैं और इनका जो करियर है वो अता पता लापता है। अच्छा जी, अब मैं बात करूँगी गुल पनांग के बारे में। गुल पनांग जो हैं वो काफ़ी ब्यूटी पैजेंट्स जीत चुकी हैं और उनके जो करियर की शुरुआत भी नागेश कुकनूर साहब के साथ ही हुई, और इस फिल्म में भी वो काफ़ी अच्छा उनको रोल दिया गया है। मैं आने वाले टाइम में बात करूँगी, इसी वीडियो में मैं कहानी पर भी बात करूँगी। और गुल पनांग को जो है मैंने सीरियल में भी देखा है, एक स्टार प्लस का एक सीरियल आता था, फिर उसके बाद उन्होंने एक रियलिटी शो भी जो है को होस्ट किया था सोनू निगम के साथ में, जो स्टार प्लस पे आता था, किसमें कितना है दम, जो सिंगिंग रियलिटी शो था। और जिसमें सेलिब्रिटीज़ भी आते थे, इनफैक्ट सेलिब्रिटीज़ ज़्यादा ही आते थे। ये सन 2001-2 के आसपास ये शो आया करता था। तब क्रिएटिविटी हुआ करती थी चैनल के पास, क्रिएटिव हेड्स के पास। आजकल तो कोई क्रिएटिविटी बची नहीं है। तो गुल पनांग ने यहाँ काम किया। फिर उसके बाद आप गुल पनांग को फैमिली मैन 2 में भी देख चुके हैं, और या 1 में देख चुके हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो वेब सीरीज़ भी करती हैं। तो गुल पनांग की जो है एक अपनी एक पहचान उन्होंने बनाई है और डिफरेंट है, लेकिन हाँ, उनको एक्टिंग करना बहुत अच्छे से आता है और वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। और उनको कहीं ना कहीं प्रीति जिंटा से भी कंपेयर किया जाता था कि जैसे प्रीति जिंटा के डिम्पल्स पड़ते हैं, इनके भी डिम्पल्स पड़ते हैं, लेकिन ये प्रीति जिंटा नहीं बनी, ये एक अच्छी एक्ट्रेस बनी है। प्रीति जिंटा एक अच्छी एक्ट्रेस ज़रूर बनी, लेकिन फिर वही बात है कि ये फिर कहाँ चली जाती हैं, फिर ये आती हैं, इनकी खैर अलग लाइफ होती है। बट गुल पनांग एक अच्छी एक्ट्रेस है। इस फिल्म में भी आपको इनका एक अच्छा दमदार अभिनय देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं बात करती हूँ, मैं थोड़ी सी कहानी की ब्रीफिंग कर देती हूँ, बाकी मोटी मोटी बातें बता देती हूँ। बाकी जो छोटी छोटी बातें हैं, बारीक बातें हैं, वो आप इस फिल्म को में देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, ताकि आपको ज़्यादा ये फ़िल्म ढूंढने के लिए मेहनत मुशक्क़त ना करनी पड़े। तो कहानी 2 औरतों की होती है, एक दोनों ही शादीशुदा होती हैं। एक हिमाचल प्रदेश में रहती है अपने शौहर के साथ, तो दूसरी एक राजस्थानी कल्चर में गांव में रहती हैं अपने शौहर के साथ में। और दोनों के जो शौहर हैं वो जाते हैं काम से बाहर और दोनों को अकेला छोड़ जाते हैं। जो आयशा टाकिया है वो राजस्थानी बनी है, और जो गुल पनांग है वो हिमाचल प्रदेश में रहने वाली एक शायद अनाथ लड़की हैं, और उनका एक गार्डियन है। और बाकी उनको एक प्यार हो जाता है एक लड़के से, वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर उससे शादी कर लेता है। फिर बाद में जो पेरेंट्स हैं वो एक्सेप्ट करके नहीं करते, कर लेते हैं रो पिट के,
और फिर जो है उसका हस्बैंड जो है अगले ही दिन सऊदी चला जाता है काम के लिए। इधर जो आयशा टाकिया है वो एक बड़े ही रूढ़िवादी परिवार की बहू हैं, लेकिन जो उनके पति हैं वो काफ़ी आज़ाद ख्यालों के हैं, काफ़ी मैच्योर हैं और उनको पूरा सपोर्ट करते हैं उसकी आज़ादी के लिए कि भाई मेरी बीवी घूंघट में ना रहे। जब भी कोई परिवार का आसपास नहीं होता तो वो उनके साथ पूरा एंजॉय कर रहे होते हैं, एंजॉय इन द सेंस कि डांस वगैरह। आयशा को बहुत शौक़ होता है नाचने गाने का, तो वो एक तरीके से एक खुली सोच का मर्द होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ में सुरक्षित तो महसूस करती है, बल्कि अपने आप को आज़ाद महसूस करती है। ऐसी शादियाँ मुझे लगता है बहुत कम होती हैं जहाँ पर आप खुश तो रहते ही हैं, लेकिन साथ में आप एक आज़ादी भी महसूस करते हैं। नॉर्मली शादियों में हमें बंधन ज़्यादा महसूस होता है, आज़ादी तो महसूस होती नहीं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ हैं जहाँ जिसके साथ रहकर भी आप एक आज़ादी की सांस ले सकते हैं, तो दैट मीन्स कि आप एक राइट इंसान के साथ हैं। अब वो बात अलग होती है कि कुछ शादियों में जी दोनों पार्टी कहीं भी मुंह मारे, वो एक ओपन मैरिज होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जेन्युइन कि हाँ भाई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की पैशन जो होते हैं उसको समझते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, उसे रिस्पेक्ट करते हैं और उसको उतनी ही तवज्जो देते हैं जितने अपने पैशन को देते हैं और एक दूसरे के पैशन को देते हैं। तो यहाँ आयशा टाकिया का भी यही होता है, वो बहुत खुश होती है, लेकिन जो उसका पति होता है वो भी बाहर गाँव काम के लिए चला जाता है। तो जाहिर सी बात है उनकी ज़मीनें हैं जो किरायों पर है, या उनको कुछ उनकी भी कुछ अपनी समस्याएं हैं प्रॉपर्टीज़ को लेकर, जिसकी वजह से उनके बेटे को बाहर काम करना पड़ता है और उस पैसों से वो अपनी ज़मीनें अपनी हवेलियाँ छुड़वा सकते हैं। तो उनका भी एक अलग मसला होता है जो आप फिल्म में देखेंगे। अब होता यूँ है कि एक दिन गुल पनांग को ये बात पता चलती है कि जो उसके शौहर हैं, क्योंकि उसके शौहर वगैरह टच में रहते हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर, कैसे हो रहा है, दोनों के जो हस्बैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के टच में हो रहे होते हैं। यानी कि जो गुल पनांग का हस्बैंड है वो गुल पनांग के टच में रहता है, और जो आयशा टाकिया का हस्बैंड होता है वो उससे बाहर जाकर भी टच में रहता है, फ़ोन वगैरह करता है। उधर जो गुल पनांग है वो अपने हस्बैंड की फैमिली को भी लुक आफ्टर कर रही होती है, वो लोग भी रियलाइज़ करते हैं कि नहीं बहू अच्छी है। इधर आयशा टाकिया जो है वो दिन काट रही होती है कि कब मेरा शौहर आएगा और कब मेरा घूंघट से चेहरा बाहर निकलेगा। लेकिन होता कुछ है, ऐसा होता है कि गुल पनांग को पता चलता है कि उसके जो शौहर है वो अरेस्ट कर लिए गए हैं। उन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने रूममेट को जो है वो धक्का दिया है। हालांकि उनका जो हस्बैंड है वो कहता है कि वो एक्सीडेंट है, मैंने उसे धक्का नहीं दिया है, क्योंकि उस वक्त मैं वहाँ मौजूद था तो लोगों ने मुझे पकड़ लिया और जिसकी वजह से सऊदी की जो पुलिस है उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो होता है कि जो वहाँ के जो होते हैं, जो लोग अम्बेसी से होते हैं, वो लोग बताते हैं, अम्बेसी से या कुछ भी कह लो, दिल्ली से कह लो, जो ये केस जहाँ पर भी होता है, वो कहते हैं कि सऊदी का एक कानून है कि अगर जो शख्स मरा है उसकी बीवी अगर माफ़ कर दे ये चीज़ के लिए, इस केस के लिए वापस ले ले या माफ़ कर दे, तो ये जो इसको सज़ा मिलनी है सज़ाए मौत ये कट जाएगी। इसको 2 महीने बाद सज़ा मिल जाएगी, क्योंकि इसको सज़ा सुना दी गई है वहाँ की अदालत ने। तो फिर जो गुल पनांग होती है वो डिसाइड करती है कि मैं जाऊंगी वहाँ पर, और जहाँ वो औरत रहती है मैं उससे दरख्वास्त करूँगी कि वो माफ़ीनामे पर, जो माफ़ीनामा यानी कि मतलब कि माफ़ कर दे कि हाँ मैंने इस बंदे को माफ़ कर दिया, इसे छोड़ दो, जाने दो। कुछ ऐसे ही होता है, फिल्म में देख लीजिएगा। तो वो वहाँ जाती है और पता चलता है कि वो औरत कोई और नहीं होती है, वो आयशा टाकिया होती है। उसी का शौहर होता है जो मर जाता है, छत से नीचे गिर जाता है। तो वहाँ पर जब आयशा टाकिया को पता चलता है कि उसका शौहर चला गया, तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल अधमरी सी हो जाती है। पति तो गया ही गया, पति के साथ जो उसको एक आज़ादी मिलती थी वो भी
ख़त्म हो गई, और जो विधवाओं के साथ जो व्यवहार होता है वो तो तहे ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी सास पहले से ही उससे सड़ती हुई होती है कि भाई इसको ही मेरा बेटा जो है आगे पीछे घूमता है। जो सास की सास होती है वो भी आयशा टाकिया को पसंद नहीं करती है जब उसका हस्बैंड होता है उसके साथ कि जोरू का गुलाम बन गया है, ये बन गया है। देखिए, जोरू का गुलाम एक्चुअल में, अगर अपनी वाइफ की खुशियों का ख्याल रखने को हम जोरू का गुलाम ना समझें, जोरू का गुलाम तब होता है जब वाइफ की जो अनरीज़नेबल डिमांड होती हैं, जो बिल्कुल अनवांटेड डिमांड्स होती हैं, उनको अगर कोई मर्द पूरा करने लग जाए तो हाँ, वो जोरू का गुलाम होता है कि वो अपना व्यू पॉइंट ही रखना छोड़ दे। वो रख ही नहीं सकता है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन अगर अपनी वाइफ की इच्छाओं का, तमन्नाओं का अगर सम्मान करना, अगर ये इसको जोरू का गुलाम कहा जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर जब डेथ हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल घर में अकेली पड़ जाती है। सास भी उसको भाव नहीं देती है, ससुर उसकी तारीफ़ अगर करता भी है बहू की तो भी सास को गुस्सा आता है। लेकिन अब तो खैर बेटे के जाने के बाद तो बहू जो है एक बोझ ही लगती है, एक नौकरानी ही लगती है कि, और बच्चा तो कोई था ही नहीं होता है। एक बच्ची होती है जिसको इसी के हस्बैंड ने बचाया हुआ होता है, वो कुएं के पास पड़ी हुई होती है, तो इन्हीं की हवेली का कोई कर्मचारी होता है, उसे गोद ले लेता है। लेकिन उसकी देख रेख जो है वो उसी के निगरानी में होती है, उसके हस्बैंड के और आशा टाकिया के। तो आप सोच सकते हैं कि उसका हस्बैंड एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड, खुले विचारों का था कि भाई लड़की है तो क्या हुआ, उसे भी जीने का हक है। तो ये उस चीज़ को भी इस फिल्म में दिखाया गया है, जो लोगों का जो एक जेंडर बायसनेस होती है उस पर भी डायरेक्टर ने जो है प्रकाश डालने की कोशिश करी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उस ज़माने में, ये फिल्म सन 2006 में आई थी। तो और आज 2024 है, ठीक है, ज़माना काफ़ी बदल गया है, बट अभी भी लोगों की सोच तो है ही ऐसी कि जहाँ पर एक से ज़्यादा लड़की हो जाती है तो उस औरत को लोग बेचारी बेचारी कहने लगते हैं कि हाय, ये तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई है तो इसको एक और बच्चा हो तो लड़का हो, बेचारी की दो बेटियां हैं, एक लड़का तो होना ही चाहिए, तो ससुराल में इज्जत तो मिलनी चाहिए, जेठानी का लड़का हो गया है तो देवरानी का भी लड़का हो जाना चाहिए। तो ये जो मानसिकताएं हैं वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, और इन मान्यताओं को ऐसी फिल्में एक्सपोज करती हैं तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। खैर, गुलपनांग वहाँ पर जाती हैं और आयशा टाकिया से मिलने की कोशिश करती हैं। हालांकि इसी दौरान श्रेयास सलपड़े का भी रोल आता है, जो एक तरीके से गुलपनांग की मदद करते हैं, और काफ़ी मल्टी टैलेंटेड आपको श्रेयास सलपड़े दिखेंगे। हालांकि इसी दौरान जो है श्रेयास जो है वो गुलपनांग को पसंद भी करने लगता है, लेकिन वो जानता है कि वो अपने हस्बैंड की तरफ डेडिकेटेड है, और इधर गुलपनांग भी उसकी फीलिंग्स को ना डिसरिस्पेक्ट करती है और ना ही उसको बढ़ावा देती है। वो भी ये जानती है कि भाई ठीक है, हो गया, लेकिन मेरा फ्यूचर तो मेरे शौहर के साथ में ही है। और इस फिल्म में श्रेयास इस चीज़ को समझता है, और साथ ही साथ में उसको ये जानने को मिलता है कि एक वुमेन की लाइफ कितनी टफ होती है, किस तरीके से अगर किसी मर्द की बीवी मर जाए तो उसको अगले दिन ही दूसरी शादी करवा दी जाती है, और इधर औरत का पति मर जाए तो उसकी क्या हालत होती है, और बहुत ही उसकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है। बिल्कुल ही उसको जो है लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो खैर वो एक अलग मुद्दा है, उस पर फिर कभी बात होगी। तो श्रेयास का भी रोल बहुत अच्छा है, बहुत मल्टी टैलेंटेड है, और काफ़ी अच्छा रोल उसे मिला है। और ऑब्वियसली ये काफ़ी यंग भी लग रहे हैं, और काफ़ी मतलब उनको ज़्यादा इंडस्ट्री में चमकते हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, तो उनका भी रोल है। तो इधर जो होता है वो पहुंच जाती हैं गिरते पड़ते हुए आयशा टाकिया के ससुराल में, और ससुराल वाले उसको जब जानते हैं कि असल में ये औरत है कौन तो उसको धक्के देके निकाल देते हैं, और आयशा टाकिया को इन सब चीज़ों से बेखबर रखते हैं। उसको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताते कि औरत आई थी और ये वही औरत है जिसके पति ने हमारे घर के लड़के के साथ ये किया। तो अब जो होता है, जो गुलपनांग होती है वो कहती है कि मैं उसकी बीवी से मिलूं,
क्योंकि उसके घर वाले तो मिलने नहीं देते आयशा टाकिया से। तो फिर वो जुगाड़ लगा के कैसे करके उस तक पहुंचती है। वो उसको बताती नहीं है कि वो एग्जैक्टली कौन है, क्योंकि उसको डर होता है कि मैं बताऊंगी तो ये भी मुझे एकदम से मेरी बात नहीं सुनेगी, क्या सुनेगी। तो वो धीरे धीरे उससे दोस्ती करने लगती है। वो देखती है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा मासूम है और कितना इसको दबाया जा रहा है। ये सारी बातें आप फिल्मों में देख सकोगे। और आयशा टाकिया भी उसकी फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है। उधर जो उसकी दादी सास होती है वो भी उसकी तरफ नरम पड़ती हुई आप लोगों को दिखेगी, और वो उससे माफ़ी भी मांगती है कि मैं तुझसे जलती थी, यानी कि आयशा टाकिया से जो उसकी दादी सास होती है, यानी कि सास की जो सास होती है, वो माफ़ी मांगती है कि मैं विधवा थी और जो तुझे अपने पति से मिल रहा था वो देखकर मुझे जलन हो रही थी, इसीलिए मैं सड़ती कुड़ती थी। लेकिन यही बात होती है कि जब औरतें औरतों का साथ नहीं देती हैं तो फिर वो मर्दों से क्या उम्मीद रखती हैं कि वो औरत का साथ दें। तो ये होता भी है कि जो बेचारी नंदे होती हैं पहले के ज़माने में, जो विधवा होती थी या जो डाइवोर्सी होती थी, वो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी क्योंकि वो अपने भैया भाभी को नैन मटक्का करते हुए देखती थी तो उनका दिल जलता था। ख़ास तौर पे जो औरतें अपने हस्बैंड्स को छोड़ आती थी या जिनके हस्बैंड ने उनको घर से निकाल दिया होता था, वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता था। और वो खुद कहती थी कि भाई हम जब अपने भैया भाभी को देखते हैं तो हमारे मन में भी वही तरंगे उठती हैं कि यार हमारा भी हस्बैंड था, हम भी ऐसे ही रहते थे, हम भी उनके साथ में ऐसी अटखेलियाँ आँख मिचोलियाँ खेलते थे, और अब हमारा हस्बैंड नहीं है और यहाँ हम अपने भाई भाभी को देखते। तो ये एक वो आ जाती है और इसकी वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो इसीलिए जो है आजकल जो है लड़कियाँ जो होती हैं वो अपना इंडिपेंडेंट रहती हैं कि कल को ऐसी सिचुएशन आए तो हम अपनी भैया भाभी के साथ में रहकर उनकी लाइफ ना ख़राब करें, बल्कि अपना इंडिपेंडेंटली लाइफ में सेटल हों। तो ये भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ये बहुत आम बात होती है और ये नेचुरल होता है। लेकिन हाँ, औरतों को ये बात सीखनी चाहिए कि भाई औरत औरत की अगर ऐसे दुश्मन बनेगी तो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगी, ना उसकी सोच तरक्की कर पाएगी, ना उसकी आसपास के लोग उसको देखकर जो है कुछ उससे सीख पाएंगे, बल्कि उससे दूर ही हटेंगे या तो उसको अपने से दूर हटाएंगे। कोई भी ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में होगा जो आप जिसका जो ऑरा होगा वो ऐसा होगा कि भाई आपको पता चल जाता होगा कि यार ये बंदा तो हर किसी से जलता रहता है, कुड़ता रहता है या सोगी करता रहता है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, नेगेटिव बातें करता रहता है, तो आप उसको अवॉइड करते हो। आप उसको हर चीज़ से बेदखल करने की कोशिश करते हो, खुशियों से, इवन अपने दुख से भी उसको बेदखल करते हो कि हाँ ये तो खुश होगा कि हाँ चंगा होया सू, चंगा होया सू। तो ये भी होता है, खैर वो एक अलग बात है। तो जो होता है, गुल पनांग और आयशा टाकिया बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। अब उधर जो उसके ससुर जी होते हैं वो अपनी बहू का सौदा कर देते हैं जिन लोगों के हाथों में उसकी हवेली होती है। वो शख्स जो होता है वो कोई और नहीं होता है, वो किरदार जो है वो नागेश कुकनूर ने खुद ही प्ले किया हुआ है, जो एक तरीके से उस हवेली को ख़रीदना चाहता है या उस हवेली को किराए पे दे रहा है, या जो भी वो मसला होता है वो आप समझ सकेंगे जब आप फिल्म देखेंगे अच्छे से। तो जो ससुर जी हैं उनकी आंख में सूअर का बाल आ जाता है। ये ससुर जी का किरदार निभाया है गिरीश कर्नाल साहब ने। गिरीश कर्नाल साहब जो है, कर्नाल, आई होप मैं उनका नाम सही ले रही हूँ, ये टाइगर की जो फ्रेंचाइज आई थी सलमान खान की, टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, ये दो फ्रेंचाइजी में उनके बॉस बने थे सलमान खान के। हालांकि थर्ड में ये नहीं दिखे थे क्योंकि डेथ, ऐसा बताया गया था कि इनकी डेथ हो गई और एक्चुअल में भी इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये सौदा कर देते हैं और इस बारे में आयशा टाकिया को पता चल जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है वो इतनी ज़्यादा हिम्मत उसमें आ चुकी होती है क्योंकि जो गुल पनांग होती है वो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसको कॉन्फिडेंस देती है कि तू सब कुछ कर सकती है, तो तेरी खुशियाँ किसी की मोहताज नहीं है, तेरे ऊपर है कि तुझे किस चीज़ का दुख कैसे मनाना है, लोग तुझे नहीं बोलेंगे। तो ये बहुत एक फ़िल्म है जिसमें दो औरतें मिलकर एक दूसरे का दर्द बांट रही हैं और एक दूसरे को हिम्मत दे रही हैं। तो खैर होता यूँ है कि अब मैं
फटाफट आपको कहानी आगे की सुना देती हूँ ब्रीफ में, कि एट लास्ट जो है वो पता चल जाता है उसको, आयशा को, कि ये औरत कौन है। ज़ाहिर सी बात है वो पहले गुस्सा होती है, फिर मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में जो उसकी दादी होती है, जो उसकी दादी सास होती है, वो उसको सपोर्ट करती है कि तुझे जो करना है तू कर, और जैसे तेरे को जीना है तू जी, तू चली जा, जो तेरे को डिसीजन लेने हैं उस लड़की को लेकर तू ले। यहाँ तक कि वो अपने ससुर जी से भी बगावत कर लेती है और ससुर जी को बोलती है कि तुमने मुझे बेच दिया है, तुम कैसे आदमी हो। तो इतना सब होने के बाद उसमें इतनी हिम्मत आ जाती है और उसकी दादी सास के सपोर्ट से वो चली जाती है गुल पनांग के पास और उसको वो कागजात दे देती है जिसमें वो लिख देती है कि भाई उसने उस गुनहगार को माफ़ कर दिया, तो ये सज़ा जो है वो ख़त्म कर दी जाए, उसको कोई फांसी वासी ना हो, वो रिहा उसको कर दिया। तो गुल पनांग जो होती है वो इतनी खुश होती है और वो भी उसका हाथ थाम के कहती है कि चल तू भी मेरे साथ हो। एक्चुअली ये जो सीन फिल्माया गया है, इसको अगर आप देखेंगे ना, तो आपको जो DDLJ, जो दिलवाले दुल्हनिया जो फिल्म है, उसका जो क्लाइमैक्स सीन था, जैसे काजोल को कैसे शाहरुख खान ट्रेन की तरफ जो है हाथ बढ़ाता है और वो कैसे पकड़ती है, कुछ हूबहू ऐसा ही सीन आपको इस फिल्म के एंड में भी दिखने को मिलेगा, जहाँ गुल पनांग अपना हाथ आयशा टाकिया को देती है और कहती है चल तू मेरे साथ चल, तू निकल इस नरक से। और वो खुशी खुशी उसके साथ चली भी जाती है, यानी कि वो उसे उसका पति देती है, पति की ज़िंदगी देती है, तो बदले में जो गुल पनांग है वो उसको उसी की तरह ज़िंदगी जीने की आज़ादी देती है, उसे एक नया आसमां देती है अपने साथ ले जाकर। हालांकि मुझे छोटी सी एक शिकायत है कि थोड़ा सा और इस फिल्म को एक्सपैंड करना चाहिए था, कि बताना चाहिए था कि आयशा ने गुल के साथ जाकर क्या किया, वो क्या काम कर रही है, कैसे पैरों पे खड़ी हो रही है, ये थोड़ा सा बताना चाहिए था। बाकी तो मुझे इस फिल्म से कोई शिकायत नहीं है। ये फिल्म जो है एक हौसले पर आधारित है, कि अगर आपके पास एक हौसला है ना, एक करेज है, तो आप किसी भी सिचुएशन में हो आप सरवाइव कर सकते हो। और ये अक्सर बातें कही जाती हैं कि भाई कंफर्ट जोन में हो, आप सिक्योर हो, लेकिन कभी कभी ओवर सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए भी इंसान इतना इनसिक्योर हो जाता है कि वो फिर उसके अंदर अकेले फाइट करने की, सरवाइव करने की हिम्मत ही टूट जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। तो ये चैलेंज आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा कि दो औरतें जो एक दूसरे की सपोर्ट सिस्टम बन जाती हैं तो क्या कुछ नहीं कर लेती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई औरत औरत की दुश्मन होती है, लेकिन अगर औरतें एक दूसरे की दोस्त बने, जेन्युइन दोस्त बने, तो बहुत कुछ एक दूसरे की मदद कर सकती हैं। तो खैर ये फ़िल्म आप ज़रूर देख सकते हैं। ये फ़िल्म आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगी, और मैं ऐसी ही फ़िल्म लेकर आती हूँ जिसमें आप लोग देखने के बाद वाकई आप सोचें कि वाकई आपने क्या देखा है। मतलब आपकी तो मतलब कहते हैं ना कि वाह क्या बात है, ये निकलना बहुत ज़रूरी है। और मैं ऐसी ही फ़िल्मों को खोजती हूँ और मुझे लगता है कि इसी वजह से जो है ये फ़िल्म मेरे जहन में आई। एक्चुअली पहले गाना आया, क्योंकि ये गाना मैंने बहुत सुना है आज से कुछ 18 साल पहले, रेडियो पर, वॉकमैन में, मतलब जहाँ भी मुझे मिलता था मैं ये गाना सुनती थी, क्योंकि ये गाना बहुत ही अच्छा है। आप लोगों ने भी सुना होगा ये गाना। ये फिल्म भी शायद देखी होगी टीवी पर, सहारा वन पर भी ये फिल्म बहुत आया करती थी। सहारा वन एक चैनल हुआ करता था जिसमें बहुत सारे अच्छे शोज आते थे, बट वो भी धीरे धीरे बंद कब हो गया पता भी नहीं चला। तो खैर ये पूरी की पूरी जो फिल्म है आप देख सकते हैं, इसको काफ़ी अप्रिसिएशन मिला, लेकिन हाँ ये एक तरीके से मास्टरपीस भी है ये मूवी। लेकिन मास्टरपीस होने के बावजूद भी ये मासेस में इतनी फेमस नहीं हुई है। और बस ज़्यादा मैं और कुछ इसको लंबा नहीं करूँगी। तो आयशा टाकिया के लिए मुझे बुरा भी लगा कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस रहते हुए भी आज वो एक्ट्रेस कहाँ है। और गुल बनांग तो थोड़ा बहुत काम कर ही रही हैं वेब सीरीज़ में, हम इनको देख ही रहे हैं, और अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको देखकर। तो खैर
चलती हूँ और लौट कर मिलती हूँ। और मेरी तरफ से नागेश कुकनूर साहब अगर ये मेरा वीडियो सुन रहे होंगे तो मैं उनको 21 तोपों की सलामी देना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छी फ़िल्म बनाई है और बहुत ही मीनिंगफुल फ़िल्म बनाई है। हालांकि इस तरह की फ़िल्मों के फ़ैन्स कम होते हैं, लेकिन जितने भी फ़ैन्स होते हैं वो बड़े जेन्युइन किस्म के होते हैं। तो मैं डेफ़िनेटली इस फ़िल्म को डेफ़िनेटली आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये फ़िल्म देखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये फ़िल्म कैसी लगी। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।